नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, उसी में आज हम बात करेंगे सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, इससे पहले हमने फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से समझा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हमने अच्छे से समझा। अब इन दोनों को हम एक साथ कवर करेंगे और आपके सिलेबस में भी इसी प्रकार से मेंशन है और इसको जनरली एक साथ ही डिस्कस किया जाता है बिकॉज दे आर वेरी इंटर रिलेटेड। सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट काफी इंटर रिलेटेड है क्योंकि कैसे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है ये आपकी इमोशनल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करेगा। तो हम इसी को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। जो साइको सोशल थ्योरी है एक एरिक एरिक्सन की, उस पर बात करेंगे और वो दोनों को ही समझाती है कि कैसे सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट साथ साथ होते हैं। साथ के साथ एक और सिद्धांत है यूरी ब्रोन ब्रेनर का, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई सोशल डेवलपमेंट जो होता है वो क्या होता है और कैसे होता है, कहां से शुरू होता है आखिर सोशल डेवलपमेंट। बट उससे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सोशल डेवलपमेंट का क्या अर्थ है या सोशल होने का क्या अर्थ है। इसके लिए जो हिंदी में शब्द इस्तेमाल होता है वो है सामाजिक। तो सामाजिक होने का क्या अर्थ है, किसको हम कहेंगे कि भाई सामाजिक है या सामाजिक व्यक्ति है। तो देखिए, सामाजिक होने का या सोशल होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं, समाज में जो वैल्यू बनाए गए, जो एक उनका अपना सिस्टम है जिसके हिसाब से समाज काम करता है, चलता है, अगर आप उसके अनुसार व्यवहार करते हैं तो इसका मतलब आप क्या है, सामाजिक हैं। जैसे अगर हम बात करें हमारे यहाँ जो हमारा समाज होता है, यहाँ पे एक, यहाँ तो यह हर जगह का है ये, बल्कि कि आप अक्सर जो बड़े होते हैं उनका पैर छू के सम्मान करते हैं। ठीक है, इंडिया में खासकर देखा जाता है, बाकी जगह तो गुड मॉर्निंग कह के वो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जनरली पैर छू के बड़ों का उनका सम्मान करना ये हमारा एक वैल्यू सिस्टम है। तो छोटा बच्चा जो अभी जो जनरली 5-6 महीने का, उसको क्या पता होता है ना, लेकिन उसको धीरे धीरे समझाया जाता है कि बड़ों का पैर छुओ, उनको नमस्ते करो। तो ये आप क्या सिखा रहे हैं बच्चे को, सोशल होना सिखा रहे हैं। तो सोशल होने का मतलब यही होता है कि अगर आप बच्चे को जो रूल्स बनाए गए हैं समाज में, या जो वैल्यू सिस्टम जो समाज में बनाया गया है, जो बिलीफ सिस्टम चलता है समाज में, अगर आप उसके अनुसार व्यवहार करना बच्चे को सिखा रहे हैं या आप व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब आप सामाजिक हैं। ठीक है, इतना सा ही मतलब है, इसमें और ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है कि सोशल होने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको मानना, उनको फॉलो करना ही एक तरीके से सामाजिक होना, और इसी को हम सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये एक्वायर की जाती है। अगर किसी बच्चे को बताया ना जाए ना कि भाई समाज में कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है, तो उसका व्यवहार असामाजिक लगेगा। ठीक है, मतलब क्योंकि उसको पता ही ना कैसे व्यवहार करना है, तो हो सकता है उसका व्यवहार आपको ऐसा लगे जानवरों जैसा व्यवहार है। तो उसको, एक व्यक्ति को, मतलब एक तरीके से हम भी क्या है, एनिमल्स ही हैं, बट हमारे में और बाकी एनिमल्स में क्या डिफरेंस है कि हम सोशल होते हैं और हमारा एक समाज होता है और उस समाज में हम उनके नियम कानूनों के तहत रहते हैं, इसीलिए हम एक सामाजिक प्राणी हैं। ठीक है, तो बच्चे को भी सामाजिक बनाया जाता है। ठीक है, बच्चे को सामाजिक बनाया जाता है। तो ये सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है इस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं ना, सबसे पहला होता है इन्फेंसी स्टेज। इस पे बात करते हैं कि भाई इन्फेंसी स्टेज में कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है। इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 साल की जो अवस्था होती है उसको कहते हैं। तो अगर आप ये देखें कि जो बच्चा, मान लीजिए किसी बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है, तो जन्म के तुरंत बाद अगर आप पूछे कि बच्चा सामाजिक होगा या असामाजिक होगा, मैं चाहता हूं इसका आप जवाब दें कि जन्म के तुरंत बाद, मतलब इसका जन्म हुआ और 1 दिन का है, मान के बच्चा अभी 1 दिन का है, 2 दिन का है, तो हम क्या कहेंगे कि बच्चा सामाजिक है या असामाजिक है। आप सोचेंगे सामाजिक तो हो ही नहीं सकता, तो असामाजिक होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जन्म के तुरंत बाद बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। ठीक है, इन दोनों में से कुछ नहीं होता। कैसे, ध्यान समझने की कोशिश करिए। सामाजिक होने का मतलब तो हो गया कि भाई जो समाज में नियम कानून बनाए गए हैं उनको मानना, यही हो गया। अगर मैं मान के चलिए मैं उन नियम कानून को मानता हूं तो मैं क्या हूं, सामाजिक हूं। लेकिन समाज में जो नियम कानून अगर बनाया गया और कोई उस व्यक्ति उसको नहीं मानता, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, असामाजिक कहलाएगा। जैसे कि हमारे समाज में महिलाओं का ऐसे सम्मान करना एक तरीके से समाज की प्रतिष्ठा होती है, और कुछ लोग होते हैं जो नहीं, जो अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं या छेड़छाड़ करना, ये असामाजिक कार्य होते हैं। तो अगर कोई करता है तो हम क्या कहेंगे, वो असामाजिक है। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, उसको क्या पता सामाजिक क्या होता है या असामाजिक क्या होता है। पहली बात, उसको ये पता होगा कि सामाजिक क्या है, तभी तो वो उसके खिलाफ व्यवहार करेगा, तभी तो वो असामाजिक कहलाएगा।
ठीक है। तो सामाजिक होना या असामाजिक होना ये तभी होगा जब किसी को ये पता हो कि समाज में क्या नियम क्या कानून चलते हैं। तो इसीलिए एक छोटा बच्चा जिसका जन्म हुआ है उसको क्या पता है कि भाई समाज में क्या नियम कानून है, वो तो अभी सीखेगा, और सीखने में भी उसको अभी बहुत समय है। तो जन्म के तुरंत बाद बच्चा सामाजिक तो हो ही नहीं सकता, लेकिन असामाजिक भी नहीं हो सकता। असामाजिक तो हो गई कि समाज के विपरीत काम करना, लेकिन वो वैसा नहीं करता। इसलिए छोटे बच्चे अगर वो गलतियां भी करते हैं तो हम उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज हमें पता है कि बच्चा अभी छोटा है, उसका भी सोशल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होता है ना असामाजिक होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे पहला फर्स्ट बिहेवियर जो सोशल बिहेवियर माना जाता है, फर्स्ट सोशल बिहेवियर जो माना जाता है, ध्यान रखिएगा वो क्या होता है। फर्स्ट सोशल बिहेवियर जो माना जाता है वो होता है सोशल स्माइल। जनरली 1.5 महीने का बच्चा, 1.5 या 2 महीने का बच्चा सोशल स्माइल देना शुरू कर देता है पहली बार। ठीक है, सोशल स्माइल देने का मतलब ये होता है कि अगर बच्चा आपको देख करके मुस्कुरा रहा है ना, आपको देख करके मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब वो सोशल स्माइल है। अगर आप देखें तो छोटे बच्चे वैसे मुस्कुराते रहते हैं, बट किसी को देख करके मुस्कुराना वो सोशल स्माइल कहलाता है। और 1.5 से 2 महीने का बच्चा पहली बार सोशल स्माइल करता है, तो ये बच्चे का सबसे पहला सोशल बिहेवियर होता है। और खासकर अगर आप देखें तो सबसे क्लोज जो उसकी होती है उसकी मदर होती है, और जनरली ये व्यवहार बच्चा अपनी मदर के प्रति करता हुआ पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो व्यवहार होता है। तो सोशल स्माइल हो गई, ये हो गया बच्चे का पहला सोशल डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा और क्या होता है, और इसके अलावा कुछ खास सोशल डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इस स्टेज में अगर आप बच्चे को सिखाएंगे ना कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करो, वो नहीं समझेगा, उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा, उसका भी इतना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। लेकिन हाँ, बच्चे में अटैचमेंट होना शुरू हो जाता है। अब अटैचमेंट हाँ काफी हद तक इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, बट ये काफी हद तक सोशल डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। अगर आप देखें, जो हम कहते हैं ना सेपरेशन एंजाइटी, बच्चा इस स्टेज में महसूस करता है सेपरेशन एंजाइटी। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि जब बच्चे को, जो खासकर उसकी माँ ही, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान रखती है बच्चे का, उसकी सभी जरूरतों को उसकी माँ ही पूरा करती है, तो जब बच्चे को उसकी माँ से अलग किया जाता है, गोद से अगर आप लेंगे तो बच्चा रोना शुरू कर देगा, और ये कहलाता है सेपरेशन एंजाइटी। ये अटैचमेंट की वजह से होता है, जो कि आपको दिखने में लगेगा कि यार सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है, तो इमोशनल डेवलपमेंट का लगेगा, क्योंकि अटैचमेंट है, बच्चा दुखी हो रहा है, रो रहा है, बट ये भी दिखाता है कि बच्चा सेपरेशन एंजाइटी में चला गया। इसका मतलब ये है कि बच्चा कहीं ना कहीं अपनी मदर से बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देता है बच्चा, और ये भी काफी हद तक सोशल डेवलपमेंट में ही आता है। तो अगर आप देखें तो शुरू में इन्फेंसी स्टेज में इससे ज्यादा बच्चे से उम्मीद मत रखिए कि बच्चे में कुछ होगा, और ये नेचुरल होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमें बच्चों को सिखाना पड़ता है, शुरुआत में जो भी कुछ होगा वो नेचुरल होगा। ठीक है, उम्मीद आप समझ गए होंगे। इसके बाद आता है चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड में भी सबसे पहली एज जो आती है वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 7 साल की अवस्था होती है, इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होता है ध्यान से देखिएगा इसको। एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको ना प्री स्कूल स्टेज भी कहा जाता है, या प्री गैंग स्टेज। याद कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्री स्कूल कहने का सिंपल सा रीजन ये है कि बच्चा इस स्टेज के बाद स्कूल जाना शुरू कर देगा। जनरली अगर आप देखें तो 5 साल 6 साल का बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो शुरुआत में अर्ली चाइल्डहुड को प्री स्कूल या प्री गैंग स्टेज कहा जाता है। अगर आप देखें इस स्टेज में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, तो कंप्लीटली बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है दैट इज नथिंग बट इमिटेशन। ठीक है, इमिटेशन के थ्रू होता है। इमिटेशन कैसे? वो देखता है, ऑब्जर्व करता है अपने आसपास, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है ना उनको ऑब्जर्व करता है, और फिर एक तो उनकी नकल भी करता है ना। जैसे अगर उसकी मदर बच्चे को उसे खाना खिलाती है तो बच्चा वही सेम चीज अपने टॉय के साथ या बाकी चीजों के साथ करेगा। ठीक है, इसको एनिमिज्म भी कहा जाता है पियाजे की भाषा में, बट ये सोशल डेवलपमेंट में भी काफी महत्व रखता है। ठीक है, तो इमिटेशन। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो और भी जो रोल्स होते हैं ना उसको प्ले करना शुरू कर देता है। इसको हम
इमिटेशन, डिलेड इमिटेशन भी कहते हैं कई बार। और रोल प्ले करने का मतलब जैसे अपनी टीचर मतलब डॉक्टर का रोल प्ले करना, जैसे फादर का रोल प्ले करना, वो सब देखने को मिलता है। तो इमिटेशन जो होता है ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट फैक्टर होता है बच्चे के लिए, कि भाई इमिटेशन के थ्रू बच्चा इस स्टेज में हमें पाया जाता है कि वो जनरली इससे सीखता है। इसके अलावा अगला जो आ जाता है वो होता है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जिसकी जो एज ग्रुप होती है वो 7 से 12 साल होती है। और इसको क्या कहा जाता है, इसको गैंग स्टेज कहा जाता है या स्कूल स्टेज कह लीजिए। अच्छा, गैंग स्टेज कहने का मतलब क्या है? गैंग स्टेज कहने का मतलब यह है कि बच्चा यहाँ पे ग्रुप बनाना शुरू कर देता है। अब क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगता है, कहाँ जाने लगता है? स्कूल। अब बच्चे स्कूल जाने लगता है तो स्कूल जाते ही बच्चे के ग्रुप्स, फ्रेंड सर्कल बनना शुरू हो जाते हैं, और इसीलिए क्या कहलाता है? ग्रुप स्टेज कहलाता है। अब इसके बाद से सोशल डेवलपमेंट बच्चे का तेजी से प्रभावित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चा एक तो अपने ग्रुप का एक्टिव मेंबर बनने की कोशिश करता है। ठीक है, एक्टिव मेंबर बनने की कोशिश मतलब वो बाकी लोगों को दिखाना चाहता है कि भाई मैं भी कुछ हूँ ग्रुप में। तो सोशल अप्रूवल जिसको हम कहते हैं एक दूसरी भाषा में, कि सोशल अप्रूवल बच्चा यहाँ पे लेने की कोशिश करता है। अब आपको लगेगा कि तो ये तो बहुत बड़ी चीज होती है, लेकिन बच्चों के हिसाब से उनका अपनी अपनी अलग दुनिया होती है, और उस दुनिया में फिर वो उसी हिसाब से चीजें करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक छोटे से बच्चे के लिए सोशल अप्रूवल का मतलब क्या हो गया? जैसे कि बच्चों की दुनिया अगर आप देखें तो उनमें अलग अलग तरह के टॉयज आते रहते हैं या अलग अलग तरह की चीजें होती हैं। तो जो नई चीज निकल के आ रही है उस वक्त बच्चे के मतलब जिस समय बच्चा उस वक्त जो उसको मार्केट में जो चीज नहीं दिखती है उसको लेना, उसको दिखाना अपने ग्रुप में कि भाई मेरे पास तो ये है देखो, ये तरीके से सोशल अप्रूवल का पार्ट होता है। जैसे कि एक टाइम था जब हम छोटे थे तो शकला का बूम बूम की एक पेंसिल आया करती थी। तो उस वक्त शकला का बूम बूम पेंसिल जिसके पास होती थी भाई उसके तो अलग ही बात होती थी। तो एक तरीके से ये दिखाता था सोशल अप्रूवल को। तो इस स्टेज में बच्चा एक तो सोशल अप्रूवल में लेने की कोशिश करता है। इसके अलावा बच्चे में कुछ बेसिक वैल्यू सिस्टम जो कि सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट होती है वो आनी शुरू हो जाती है। कॉपरेशन, आप पाएंगे कि बच्चा ग्रुप में एक्टिविटी करता है बिकॉज वो ग्रुप का पार्ट होता है, तो ग्रुप में ही वो कॉपरेशन करना सीख जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ग्रुप अगर बन गया ना एक बार तो ग्रुप सब कुछ सिखा देगा बच्चों को। इसके अलावा सिंपैथी जैसी क्वालिटीज बच्चे में आनी शुरू हो जाती हैं। एम्पैथी, ये सब आने बच्चे में शुरू हो जाते हैं। तो बेसिक चीजें होती हैं जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। वही अगर हम बात करें अगला एडोलेसेंस एज। अब एडोलेसेंस एज जो होती है ये 12 से 18 साल की एज ग्रुप में आते हैं, और इसमें अगर आप देखें तो सोशल डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है ध्यान से सुनिए। एक तो इसमें बच्चा न्यू ग्रुप्स बनाता है, ठीक है, बेस्ड ऑन न्यू वैल्यूज। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें बच्चा क्या करता है कि वो नए ग्रुप्स बनाता है। अब इसमें तो क्या होता है कि बच्चा मतलब जहां जा रहा है जो उसके पास साथ बैठता है अक्सर वही उसका दोस्त होता है, या उसके आगे पीछे बैठने वाले उसके दोस्त होते हैं। यहाँ पे बच्चे किसको ग्रुप बनाते मतलब वो किसके साथ रहना पसंद करते हैं, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनका ग्रुप सिस्टम अब पहले जैसा नहीं होता एक तो, ठीक है, इनका जो ग्रुप सिस्टम होगा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और वो कैसे होगा? जहां पे इनकी थॉट्स, जहां पे इनके वैल्यू सिस्टम मैच होते हैं ना, जिनके साथ थॉट्स थॉट्स वैल्यूज जहां पे मैच होते हैं वो आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे अगर आप पाएंगे ना एडोलेसेंस एज में खासकर अगर आप देखेगा तो ऐसे बच्चे जो बहुत ज्यादा शरारती होते हैं उनका अपना एक अलग ग्रुप होता है, ठीक है, और वहीं ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले होते हैं उनका अपना एक अलग ग्रुप बन जाता है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सेम वैल्यू सेम थॉट्स वो सब मैचिंग की जाती है। उसके बाद लगता है कि यार मेरे लिए बंदा ठीक है, तो उसके बाद वो उसके साथ बैठना, ग्रुप फ्रेंड सर्कल वगैरह बनना इस स्टेज में शुरू होता है। तो इनके जो ग्रुप्स होते हैं वो थोड़ा सा अब नए वैल्यू सिस्टम पर बेस्ड होते हैं। इसके अलावा यहां पर भी सोशल अप्रूवल वाली बात आती है, बट यहाँ पे सोशल अप्रूवल यहाँ की तरह नहीं होता कि भाई कोई अच्छा टॉय ले लिया उस वक्त का या कुछ ऐसा ले लिया, नहीं। इनका जो सोशल अप्रूवल होता है बेसिकली दे वांट टू बिकम लीडर, ठीक है, और लीडर पावर, इस तरीके की चीजें इनमें देखने को मिलती हैं। जो इनका ग्रुप होगा
उसमें कोई ना एक जरूर ऐसा लीडर बनने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे पावर वाली बात भी आ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है वो भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। ठीक है, यहाँ पे तो क्या होता है कि भाई ग्रुप बन गया, ग्रुप में कोई एक एक्टिव होता है, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। बट यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर किसी को लगता है कि भाई मेरी पर्सनल आइडेंटिटी भी मायने रखती है, तो वो बंदा फिर उसको दिखाता है कि भाई हम भी कुछ हैं, ऐसा थोड़ी कि भाई वही है जो है। तो पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल अप्रूवल में ये सब चीजें आ गई। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज और देखने को मिलता है, वो होता है हेट्रो सेक्सुअल रिलेशन। हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन का मतलब ये है कि बच्चा अपोजिट सेक्स के जो होते हैं उनके साथ दोस्त बनाना या उनके साथ दोस्ती करना पसंद करता है। बिकॉज एडोलेसेंस वाली जो एज होती है, आप सभी को पता होगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन। तो उसमें दूसरे जो अपोजिट सेक्स होते हैं उनके प्रति अट्रैक्शन, ये एक नॉर्मल सी बात होती है। तो इसीलिए अब क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो हेट्रोसेक्सुअल रिलेशन बनाना शुरू करते हैं, कि बाकी जो दूसरे मतलब अपोजिट सेक्स की जो बच्चे होते हैं उनके साथ दोस्ती बनाना शुरू करते हैं। लड़का होगा तो लड़कियों के साथ दोस्ती, है लड़कियां हैं तो लड़कों के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स हमें एडोलेसेंस एज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो भी एडोलेसेंस मतलब अभी तक हमने पढ़ा, फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, ये महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स होते हैं, इन्हीं को आपको पढ़ना है। अब हम आएंगे इमोशनल डेवलपमेंट पे बात करेंगे, और उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको करा देता हूं एरिक एरिक्सन की थ्योरी, और एक है और ब्रोनफिन ब्रेनर की इकोलॉजिकल थ्योरी। तब तक आप सभी जल्दी जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगला है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल को हम बोलते हैं संवेगात्मक। इसमें जो रूट वर्ड है वो है इमोशन। ठीक है, इमोशन जो है ये रूट वर्ड है, जो कि एक लैटिन वर्ड होता है इमोवोर, उससे बना है। और इमोवोर का मतलब होता है टू एक्साइट। एक्साइट का मतलब क्या होता है, किसी को उत्तेजित कर देना। और ऐसा होता है अक्सर कि हम एक्साइट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्साइट का मतलब ये नहीं कि हम किसी से मिलने के लिए एक्साइटेड हैं या कहीं घूमने के लिए एक्साइटेड हैं। यहाँ पे एक्साइट का मतलब हो गया कि भाई एक तरीके से हम उत्तेजित हो जाते हैं, मतलब एनर्जी आ जाती है उस तरीके की। अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो पॉजिटिव, अगर हम मतलब जैसे कि गुस्सा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा, इस तरीके की भावना, जिससे कि हमारी बॉडी पर भी वो दिखने को मिलता, फेस पर से भी देख करके पता चल जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल सा है कि भाई इमोशंस क्या होते हैं, संवेग जो हमारे अंदर होते हैं, कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करते हैं। गुस्सा, दुख, डर, ये सब क्या है, ये सब हमारे इमोशंस होते हैं। फियर, लव, एंगर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब है बेसिकली हमारे इमोशंस। और भी सारे इमोशंस होते हैं जैसे जेलसी। ठीक है, तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं। अगर आप बात करें कि वॉटसन जो है, ध्यान रखिएगा, वॉटसन वॉटसन कहते हैं कि शुरुआत में बच्चे में तीन ही इमोशंस हमें देखने को मिलते हैं। जो बच्चे का जन्म होता है, फियर, लव एंड एंगर, ये तीन इमोशंस बच्चे में शुरू में पाया जाता है। ठीक है, ये तीन, फियर, लव और एंगर, ये तीन इमोशंस की बात करते हैं। वही मैकडूगल क्या कहते हैं कि भाई 14 इन्होंने इमोशंस बताए थे, कि 14 इमोशंस बच्चे में हमें शुरुआत में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएं, कि भाई कौन सा इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करना है। इसको अगर ये हमें आ जाए तो एक तरीके से हम कह सकते हैं भाई सोशल डेवलपमेंट हो गया है। अब हम देखते हैं कि सब सोशल ये इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है। इनफेंसी स्टेज। अब
अब इन्फेंसी स्टेज में अगर आप देखें एक बच्चे को कि बच्चे में कौन कौन से इमोशंस आपको देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही कम इमोशंस देखने को मिलता है। जैसे खुद वॉटसन ने कहा है 3 ही मेन इमोशंस होते हैं, फियर, लव एंड एंगर। इसके अलावा अगर आप देखें तो बच्चा ज्यादातर समय रोना या फिर हंसना, यही 2 चीजें अगर आप देखेंगे तो बच्चा करता है। लेकिन हाँ, फियर भी अगर आपको हो देखने को मिलता है कि बच्चा डरता भी है। तो शुरुआत में बच्चा बहुत ज्यादा रोना, हंसना, यही क्रिया हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जेलसी जैसी चीज शुरुआत में बच्चे में नहीं होती है। शुरुआत में जो इमोशंस होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। एक छोटा बच्चा दिन भर में ना जाने कितनी बार रोता है, कितनी बार हंसता है, बार बार फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। इसके अलावा इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं या बहुत ज्यादा रोते हैं या फिर बहुत ज्यादा हंसते हैं, इसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा बच्चे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कैसे करते हैं, फिजिकली, फिजिकल एक्शंस के थ्रू ही एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अब फिजिकल एक्शंस का मतलब क्या है, रोना या चिल्लाना तो पूरा हाथ पैर पटक के रोते हैं, ठीक है, या खुश होते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मतलब उनकी पूरी बॉडी से देख के पता चलता है कि भाई हाँ इनमें क्या है। लेकिन वही अगर हम बात करें, हम जैसे हम और आप हो गए, अगर हम गुस्सा भी हैं या हम अंदर से या दुखी भी हैं तो कई बार हम उसको छुपा लेते हैं। छोटे बच्चे ये चीज नहीं कर पाते, फिजिकल एक्शन से हमें सब दिख जाता है कि भाई बच्चा अभी कैसा महसूस कर रहा है। अगर हम बात करें कि भाई फ्रॉइड फ्रॉइड जो कि बहुत बड़े साइको एनालिटिक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा है कि छोटे बच्चे में नार्सिसिज्म बहुत देखने को मिलता है। नार्सिसिज्म एक खास अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपने आप को ही सही मानता है, ईगो सेंट्रिज्म कह लीजिए पियाजे की भाषा में। दुनिया, उसको लगता है दुनिया मेरे हिसाब से चलती है और वो खुद को ज्यादा महत्व देता है, अपने आप को लेकर के बहुत ज्यादा वो नार्सिसिस्ट होता है, ठीक है। अपने आप को लेकर के मतलब एक अच्छी इमेज रखता है कि भाई मैं बाकियों से बेटर हूं, कुछ इस प्रकार से। ये हमें फ्रॉइड कहते हैं कि छोटे बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिज की, ब्रिज कहते हैं कि भाई 2 साल तक के बच्चे में जितने भी इमोशंस होते हैं वो सारे हमें देखने को मिलते हैं। 2 साल के बच्चे तक लगभग लगभग सभी जो इमोशंस होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड स्टेज में कि चाइल्डहुड स्टेज में क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे चाइल्डहुड का मतलब अर्ली और लेट चाइल्डहुड दोनों की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे चाइल्डहुड स्टेज में अगर हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट की, अगर आप देखेंगे तो उसमें 2-3 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। एक तो बच्चा अभिव्यक्त करना सीख जाता है अपने इमोशंस को अच्छे से, ठीक है, अभिव्यक्त करना सीख जाता है कि उसको अपने इमोशंस को कैसे अभिव्यक्त करना है, ठीक है। और अभिव्यक्त करने का मतलब यहाँ पे थोड़ी सी सामाजिकता हमें देखने को मिलती है बच्चे में, ठीक है, थोड़ी सी सामाजिकता हमें देखने को मिलती है कि अगर मान के चलिए बाहर है बच्चा, बच्चे को डांट दिया तो हो सकता है बच्चा गुस्सा हो, रोए ना, क्योंकि उसको शर्म आएगी यार बाहर कैसे रो, सब मुझे देखेंगे। तो थोड़ी सी सामाजिकता हमें देखने को मिलती है तो अभिव्यक्ति में। इसके अलावा नियंत्रण करना सीखता है बच्चा अपने इमोशंस पे। छोटे बच्चे तो क्या होते हैं कि नियंत्रण नहीं कर पाते जो इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, लेकिन जो बच्चे चाइल्डहुड में होते हैं वो अपने इमोशंस पे नियंत्रण करना शुरू कर देते हैं धीरे धीरे कि भाई हाँ, अगर मान के चलिए किसी ने किसी को मार दिया, गुस्सा है वो, तो हो सकता है गुस्से को थोड़ा वो बर्दाश्त करना सीख जाए। तो एक तो ये, दूसरा जो मैंने भी बात की इंटेंसिटी, उसकी कमी हमें थोड़ी सी यहाँ देखने को मिलती है कि मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब हंस रहा है, इस प्रकार से नहीं होता। थोड़ी सी इंटेंसिटी की कमी हो जाती है, अभिव्यक्ति थोड़ी सी उसकी सामाजिकता झलकती है उसकी अभिव्यक्ति में। इसके अलावा नियंत्रण हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विकास हमें चाइल्डहुड में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एडोलेसेंस एज की, तो एडोलेसेंस तो भाई थोड़ी सी इमोशनली डिस्टर्ब करने वाली स्टेज होती है एडोलेसेंस एज, ठीक है, इमोशनल स्टॉर्म यानी कि तूफान की अवस्था हम कह सकते हैं होता है। यहाँ पे बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा भी आता है, बहुत ज्यादा प्यार भी आता है। तो यहाँ पे फिर से इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है। और अगर आप देखेंगे तो अक्सर बच्चे बार बार गुस्सा होना हमें देखने को मिलता है,
बड़ों से बदतमीजी से बात करना, क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है, चिड़चिड़ापन ये सब उनको होता है। और ये सब कुछ हार्मोनल जो शरीर में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनली अनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, बट अल्टीमेटली बच्चा इमोशनल स्टेबल हो जाता है, वहीं अडल्टहुड तक आते आते स्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसे अगर आप देखेंगे तो अडोलोसेंस वाले जो बच्चे होते हैं ना, अडोलोसेंस एज की में जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा उग्र टाइप के होते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप देखें तो एक तो इनमें ग्रुपिज्म, ग्रुप को लेकर के बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा या तो मतलब शरारती टाइप के बन जाते हैं, या फिर काफी मतलब इमोशनली थोड़े से इम्बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद आप समझ रहे होंगे। अगला अब हम बात करते हैं, उम्मीद आप समझ गए होंगे, सोशल डेवलपमेंट भी समझ गए होंगे, इमोशनल डेवलपमेंट भी समझ गए होंगे। ऐसे नहीं पढ़ाना मुझे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हमें पढ़नी है जो कि सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। उसमें जो सबसे पहला है वो है यूरी ब्रोनफेल्ड ब्रेनर की थ्योरी। यूरी ब्रोनफेल्ड ब्रेनर की जो थ्योरी है उसका नाम है इकोलॉजिकल थ्योरी। इकोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। यूरी ब्रोनफेल्ड ब्रेनर जो थे ये अमेरिका के थे, ध्यान रखिएगा। 1979 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने क्या किया था कि जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं एक बच्चे के, उसको मेनली 5 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, मतलब 5 कंपोनेंट कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, उस हिसाब से इन्होंने बांट दी कि भाई 5 जो मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के, आपको ये याद करना है और इसी ऑर्डर में ही याद करना है। ध्यान से समझ लीजिए इस चीज को। सबसे पहला जो इन्होंने बताया था वो है माइक्रोसिस्टम। माइक्रोसिस्टम में ब्रोनफेल्ड ने उन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रखा था जो डायरेक्टली बच्चे से कांटेक्ट करते हैं और बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि डायरेक्ट कांटेक्ट बच्चे का होता है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बच्चे का। तो अगर आप माइक्रो सिस्टम में देखें तो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आएंगे इसमें। सबसे पहले तो फैमिली बच्चे की। ठीक है, फैमिली का मतलब यहाँ पे पेरेंट्स हो गए, सिबलिंग्स हो गए बच्चे के, है ना, या फिर जो उसके रिश्तेदार रिलेटिव्स हो गए, वो सब इसमें आ जाएंगे। और कौन इसमें आएगा, स्कूल बच्चे से डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, बच्चे का जो फ्रेंड सर्कल है या पीयर ग्रुप मैं कहूं, ये सभी वो कंपोनेंट्स हैं इन्वायरमेंट के जो बच्चे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, और इसीलिए इसको सबसे पहले वाले हिस्से में रखा गया माइक्रो सिस्टम में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला सेकंड नंबर पे इन्होंने रखा था मैसो सिस्टम। अब मैसो सिस्टम में इन्होंने किसी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट को इंक्लूड नहीं किया, ध्यान से समझिए, बल्कि इन्होंने क्या किया कि मैसो सिस्टम में कहा कि ये जितने भी हमने माइक्रो सिस्टम में जो जो कंपोनेंट्स है ना, इनके बीच के रिलेशन को इसमें स्टडी करते हैं। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए बच्चे की फैमिली और बच्चे की स्कूल। फैमिली में भी हम पेरेंट्स ले लेते हैं कि पेरेंट्स एंड स्कूल का आपस में कैसा रिलेशन है। ठीक है, ये बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। मतलब पेरेंट्स कांटेक्ट करते हैं या नहीं करते स्कूल के साथ, रेगुलर पीटीएम वगैरह में जाते नहीं जाते, टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हैं नहीं रहते, ये सब चीजें हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगी, और इसलिए इसको रखा गया मैसो सिस्टम में। तो यहाँ पे बेसिकली हम रिलेशन की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या आएगा, रिलेशन बिटवीन माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है, तो माइक्रो सिस्टम में जो जो चीजें शामिल की गई उनके बीच का रिलेशन इसमें स्टडी करते हैं। ऐसे ही हम बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं या पीयर ग्रुप कह लीजिए, उनका फैमिली के साथ, कभी कभी आपने देखा होगा ना
कि फैमिली वाले, घर वाले, माता पिता बच्चे के दोस्तों से ही परेशान रहते हैं कि इसके कैसे दोस्त हैं। होता है कई बार कि भाई दोस्त का ज्यादा इफेक्ट, प्रभाव पड़ता है बच्चे पे, खासकर जब बच्चा गैंग स्टेज में चला जाता है तो काफी हद तक बच्चे पर उसके दोस्तों का काफी फर्क पड़ता है। तो ऐसे में पेरेंट्स, क्योंकि कुछ पेरेंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर के सीरियस होते हैं कि भाई उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है। तो अगर अच्छा फ्रेंड सर्कल है तो पेरेंट्स भी सपोर्टिव होते हैं, नहीं होता है तो फिर पेरेंट्स बच्चों का फ्रेंड सर्कल दूसरा बनवाते हैं, एक सेक्शन चेंज कराते हैं, ये सब चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है मैसो सिस्टम में आएगा, क्योंकि ये भी फ्रेंड और फैमिली के बीच मतलब रिलेशन हो गया एक तरीके से। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, दो सिस्टम तो समझ गए, माइक्रो मैसो। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको यहाँ कोने में लिख देता हूँ। पहला जो हमने पढ़ा है माइक्रो सिस्टम, ठीक है, नंबर 1 पे हमने पढ़ा है, नंबर 2 पे हमने पढ़ा है मैसो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर 3, अगला है एक्सोसिस्टम। अब एक्सोसिस्टम का मतलब इसमें वो सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, बच्चे के डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। इसका मतलब यह है कि बच्चे का कांटेक्ट सीधे सीधे इनसे नहीं होता। तो इसमें क्या होता है, ध्यान समझिए, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं जो बच्चे को इनडायरेक्ट अफेक्ट करते हैं। और बेसिकली ये किसको अफेक्ट करते हैं, माइक्रो सिस्टम के अंतर्गत जो लोग आते हैं ना, ये उनको अफेक्ट करते हैं और फिर वो बच्चे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी पढ़ा कि माइक्रो सिस्टम में कौन आते हैं, पेरेंट्स आ जाते हैं। तो मान के चलिए अगर पेरेंट्स वर्किंग है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फादर है बच्चे के, तो फादर जहां पे जॉब करते हैं, वर्क प्लेस, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए वहां का इन्वायरमेंट बहुत ही टॉक्सिक है। टॉक्सिक इन द सेंस जो फादर है वो हमेशा परेशान रहते हैं, काम को लेकर के डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये फादर घर आएंगे, जब बच्चा जब इनसे इंटरेक्ट करेगा तो फादर इतना ध्यान नहीं देंगे बच्चे पर, और कभी कभी तो ऐसा होगा उसको डांट देंगे। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को। इन द सेम वे अगर मान के चलिए बच्चे की मदर कहीं जॉब करती है, तो ये सब चीजें बच्चे को अफेक्ट करेंगी। इसके अलावा स्कूल में क्या क्या चीजें पढ़ाई जाती हैं बच्चे को, ये अफेक्ट करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए स्कूल का करिकुलम कैसा है, स्कूल का करिकुलम कि स्कूल में बच्चे को क्या पढ़ाया जाता है, ये बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि करिकुलम में हैप्पीनेस जैसी टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, बच्चे का एक हेल्थ, जो मेंटल हेल्थ है वो बेटर होता है। तो यहां से अगर आप देखें तो ये सब बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, और ये किसमें आ जाते हैं, ये सारे एक्सो सिस्टम में आते हैं। तो उम्मीद है एक्सो सिस्टम में आप समझ के होंगे, इसमें वो कंपोनेंट्स आते हैं जो बच्चे को इनडायरेक्ट प्रभावित करते हैं, मतलब कि वो माइक्रो सिस्टम को प्रभावित करते हैं और फिर माइक्रो सिस्टम आकर के बच्चे को प्रभावित करते हैं। तो उम्मीद है आप समझ के होंगे। अगला अब हम देखें नंबर 4, अगला है मैक्रो सिस्टम, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, एक्सो सिस्टम पढ़ा अभी हमने तीसरे नंबर पे, और 4th जो हम पढ़ रहे हैं वो है मैक्रो सिस्टम, ठीक है। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे जो सोशल कल्चरल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका प्रभाव हमें बच्चे पर देखने को मिलता है, ये बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चा जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है उस सोसाइटी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, या जिस फैमिली से बिलोंग करता है उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उस सोसाइटी की सोशल वैल्यू सिस्टम कैसी है, ठीक है। इसके अलावा जिस कल्चर से बिलोंग करता है वो कल्चर कैसा है, रिलीजन बच्चा जिस रिलीजन से बिलोंग करता है उस रिलीजन में बच्चे को क्या क्या चीजें बताई जाती हैं, क्या क्या चीजें सिखाई जाती हैं, ये सब कुछ मैक्रो सिस्टम का पार्ट होते हैं और ये बच्चे को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बच्चे पर सोशल और कल्चरल इंस्टीट्यूशन का अफेक्ट देखने को मिलता है।
बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होगी, ये बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। अगर बच्चे की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा पुअर बैकग्राउंड से आता है तो ऐसे में देखेंगे कि इन बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो इतने ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होंगे, उनका एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं होता है इस वजह से। इसके अलावा वैल्यू सिस्टम बच्चे में कैसा आ रहा है, फैमिली से बहुत वैल्यू सिस्टम आता है। इसके अलावा फैमिली पर भी जो उनकी सोसाइटी होती है उसका काफी इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा कल्चर, कौन कौन से रिचुअल्स वो परफॉर्म करते हैं, रिचुअल्स के हिसाब से बच्चे में वैल्यू सिस्टम आता है। जिस रिलीजन में बच्चे को जो जो चीजें सिखाई जाती हैं वो सब भी बच्चे के ऊपर सोशल डेवलपमेंट पे अफेक्ट डालती हैं। तो ये चार आप समझ गए। अगला अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड द लास्ट जो इन्होंने बताया था उस पर हम बात कर लेते हैं। अगला लास्ट यहां पे है क्रोनो, क्रोनो सिस्टम। ठीक है, अब क्रोनो सिस्टम क्या होता है ध्यान से देखिए। क्रोनो सिस्टम में ब्रोनफेल्ड क्या करते हैं, वो टाइम को इंक्लूड करते हैं। अब यहां पे टाइम का मतलब घड़ी वाला टाइम नहीं है, टाइम का मतलब लाइफ स्पैन ऑफ पर्सन, कि जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का पूरा जीवन उसको इंक्लूड करते हैं टाइम में। यानी कि एक बच्चा जब उसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु तक वो जीवन में बहुत कुछ अनुभव करेगा, बहुत कुछ अच्छे अनुभव भी रहेंगे और बहुत कुछ बुरे से बुरे अनुभव भी वो जरूर अपने जीवन में देखेगा। और इन सभी का अफेक्ट क्या होता है बच्चे के डेवलपमेंट पे होता है, खासकर बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में, बच्चे की पर्सनैलिटी पे। तो फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक बच्चा है जो कि बहुत ही कम एज में उसने देखा कि भाई उसकी फादर एक्सपायर हो गया, मदर एक्सपायर हो गई, तो ऐसे बच्चे अगर आप देखें डेवलपमेंट तो नेगेटिवली अफेक्टेड होता है। वहीं जो बच्चे मतलब जिनको समय में ही मतलब बचपन में ही बहुत कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, सब कुछ मिल जाता है, उनका अगर आप देखें सोशल डेवलपमेंट तो उनका सोशल डेवलपमेंट काफी अलग होता है। तो टाइम टू टाइम बहुत कुछ वो व्यक्ति फेस करेगा अपने जीवन में। उसकी शादी होगी, उसकी फैमिली होगी, जीवन में उसको फिर नौकरी भी करेगा, है ना, दोस्तों के साथ उसका रिलेशन, बहुत कुछ वो देखेगा अपने जीवन में उतार चढ़ाव। और ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ क्रोनो सिस्टम में आएगा और ये बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो ब्रोनफेल्ड ने इस प्रकार से 5 सिस्टम बताए थे, आपको भी ये इसी ऑर्डर में याद करने हैं। और ये सभी सोशल डेवलपमेंट को बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को ये सभी जो है अफेक्ट करते हैं। उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब हम मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट जो हमें थ्योरी पढ़नी है उस पर हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट साइको सोशल थ्योरी। ये जो साइको सोशल थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं ये एरिक एरिक्सन ने दी थी, याद रखिएगा, एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, एरिक एरिक्सन ने क्या किया था कि जो भी ह्यूमन लाइफ होती है उसको उन्होंने 8 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में बांटा था। कितने? 8 इंपॉर्टेंट स्टेजेस में बांट दिया था। सारे स्टेजेस में मैं बात करूंगा, सारे आपको बताऊंगा विद एज के साथ कि भाई कौन किससे किस एज ग्रुप में आता है, आपको ये भी याद करना है। तो एरिक एरिक्सन ने 8 स्टेजेस बताए थे और कहा था कि हर स्टेज में जो मनुष्य है वो एक प्रकार के डेवलपमेंटल क्राइसिस को फेस करता है। किसको फेस करता है? डेवलपमेंटल क्राइसिस को। अब वो व्यक्ति इस डेवलपमेंटल क्राइसिस से कैसे निकलता है या उसकी सोसाइटी कैसे हेल्प करती है उस व्यक्ति को उस डेवलपमेंटल क्राइसिस से निकलने में, ये बच्चे की पर्सनैलिटी को या सोशल डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगा। मेनली 2 तरीके से अफेक्ट करता है, एक होता है पॉजिटिवली और एक होता है नेगेटिवली। ठीक है, तो पॉजिटिवली और नेगेटिवली 2 तरीके से जो है ये बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे जो मैं बात करूंगा डेवलपमेंटल क्राइसिस, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हर स्टेज में हम देखेंगे एक ना एक डेवलपमेंटल क्राइसिस आप देखेंगे कि बच्चा फेस कर रहा है और बच्चा कैसे उसको पार कर पा रहा है। भाई सक्सेसफुली पार कर गया तब तो पॉजिटिव वैल्यूज उसमें आ जाएंगी, और अगर बच्चा उसको सक्सेसफुली पार नहीं कर पाया तो नेगेटिव वैल्यू बच्चे में आ जाती है। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है और जब आप इसकी ये थ्योरी पढ़ रहे होंगे ना तो काफी हद तक आप इसको रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज बहुत ही अच्छी और प्रैक्टिकल थ्योरी है।
एक एक करके हम शुरू करते हैं। आप इसको उतारते जाएंगे साथ के साथ, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। सबसे पहला है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसमें जो एज होता है वो 0 से 1 साल का बच्चा इसमें आता है। अब आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इसमें होता क्या। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एज क्या बताई मैंने, 0 से लेकर के 1 साल, मतलब जो बिल्कुल ही शैशवावस्था में होता है, बच्चे का जन्म हुआ है अभी और वो अभी इस दुनिया में आया है। अब क्योंकि बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी कुछ बेसिक जरूरतें होती हैं, बेसिक नीड्स जो हम कहते हैं, खासकर जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, जैसे बच्चे की भूख, प्यास, शेल्टर, ये सब तो बच्चों को चाहिए ही चाहिए। छोटे बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो उसकी बेसिक नीड होती है। और ऐसे में वो बच्चा किस पे डिपेंड होता है, जनरली अपने मम्मी पर, अपने पिताजी पर, इन पर निर्भर होता है। ठीक है, और इसके पेरेंट्स बच्चे को किस प्रकार से ये सारी चीजें देते हैं, ये बहुत ही महत्व रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि बच्चे में ट्रस्ट और मिसट्रस्ट दो वैल्यूज यहाँ पे डेवलप होंगी। ट्रस्ट कब डेवलप होगा, ध्यान से समझिए। अगर ये बच्चा जो अभी अभी इस दुनिया में आया, उसकी जो बेसिक जरूरतें हैं, अगर उसको समय पर पूरा किया जाता है, मतलब कि अगर बच्चे को भूख लगी है तो समय पर उसको खाना दिया जाता है ना। बच्चे को अगर माँ की जरूरत है, उसको प्यार की जरूरत है माँ के, वो उसको मिलता है समय पर। पेरेंट्स उसका अच्छे से केयर करते हैं, मतलब बच्चे को ऐसा महसूस नहीं होने देते कभी भी कि वो अकेला है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस बच्चे का ट्रस्ट जो है वो विकसित हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है। किस पर, जो केयर गिवर है। केयर गिवर कौन है, उसके पेरेंट्स होते हैं जनरली। उस पर बच्चे, उन पर बच्चे का ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। और ये ट्रस्ट फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि बच्चे इसको जनरलाइज करता है। जनरलाइज कैसे करता है कि सिर्फ वो ये नहीं सोचता कि भाई केयर गिवर पे ही ट्रस्ट नहीं करता, फिर वो बाकी लोगों पर भी धीरे धीरे ट्रस्ट करना शुरू करता है। यहाँ पर फिर बच्चा ये महसूस करता है कि हाँ भाई, इस दुनिया में कोई तो है जो मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है, तो वो निश्चिंत हो जाता है। और ऐसे में फिर वो विश्वास करना शुरू करता है। और विश्वास का मतलब ये सिर्फ पेरेंट्स नहीं, बाकी लोगों पर भी धीरे धीरे वो ट्रस्ट करना शुरू करता है। लेकिन वहीं अगर इस बच्चे की बेसिक नीड को समय पर पूरा नहीं किया जाता है, बच्चे को भूख लगी है, रोए जा रहा है काफी देर से, माँ ध्यान नहीं देती है, बच्चे को माँ की जरूरत है, माँ ध्यान नहीं दे रही बच्चे पे, खुद कहीं और बातों में लगी हुई है या कुछ और काम में व्यस्त है, बच्चा रोई जा रहा है, तो ऐसे में बच्चे में मिसट्रस्ट डेवलप होता है। उसको ये महसूस होता है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं और मेरी बेसिक जरूरतों की पूर्ति कौन करेगा। एक अविश्वास की भावना उसमें आती है, बाकी लोगों पर भी वो जल्दी विश्वास नहीं कर पाता। तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इसमें मेनली जो हमें डेवलपमेंटल क्राइसिस जो मैंने आपको अभी समझाया कि विश्वास या अविश्वास, दो ही चीजें, ये यही एक क्राइस है यहाँ, क्राइसिस यहाँ पे यही है, या तो बच्चा ट्रस्ट करेगा या बच्चा मिसट्रस्ट करेगा। लेकिन ये किस पर डिपेंड करेगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा उसके पेरेंट्स पर या जो केयर गिवर है उस पर, कि बच्चा ट्रस्ट करेगा या मिसट्रस्ट करेगा। अगला ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, या फिर डाउट के साथ एक और वर्ड इस्तेमाल हो जाता है कभी कभी, शेम। तो ये दोनों ही आ जाए तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, दोनों इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों को ही मेंशन कर दिया। इंटरचेंजेबली का मतलब इस थ्योरी के रेफरेंस में मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों सिनोनिम वर्ड्स हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस सेकेंड स्टेज की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो एज होती है वो होती है 1 से 3 साल, ठीक है। 1 से 3 साल का बच्चा इसमें आ जाता है, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट या शेम। अब इसमें क्या होता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। इसमें आप पाएंगे कि जिस बच्चे में ट्रस्ट होता है, यहाँ पे जो दूसरी स्टेज है वो पहले वाले से लिंक है। ऐसा सभी में है कि हर स्टेज अपने पिछले वाले स्टेज से लिंक है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि कुछ बच्चे जिनमें ट्रस्ट डेवलप होता है, ऐसे बच्चों में आगे चल के ऑटोनॉमी भी आ जाती है। ऑटोनॉमी का मतलब ये होता है कि बच्चे कार्यों को खुद से करना पसंद करते हैं, ठीक है, खुद से करना पसंद करते हैं। वो अपने पेरेंट्स का हेल्प कम से कम लेते हैं, अपने पेरेंट्स का हेल्प कम से कम लेते हैं, और वो प्रत्येक कार्य को खुद से करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो बच्चे 1 से 3 साल के बीच की एज में होते हैं ना, वो अक्सर देखेंगे हर कार्य को खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि भाई पेरेंट्स उसको वो चीज करने देते हैं या नहीं करने देते। कि मान के चले अगर बच्चा घर में ही है, वो
इधर उधर के सामान फैला रहा है, कुछ कर रहा है, या कुछ छोटी मोटी चीजें ही कर रहा है, खाना खाते समय उससे खेलने लगता है, उसको बिखेरने लगता है, मतलब ये सब चीजें छोटे छोटे कार्य बच्चे करते रहते हैं, बट वो यूजलेस नहीं होता, वो बेसिकली एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को। जो पेरेंट्स बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, करने देते हैं इन कार्यों को, छूट देते हैं, मतलब छूट का मतलब ये नहीं कि भाई निश्चिंत छोड़ दिया, वो नहीं भाई, उसके साथ रहना पड़ता है कि बच्चा अपने आप को नुकसान ना पहुंचा ले, ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि ऑटोनॉमी का मतलब, अगर पेरेंट्स बच्चों को छोटे छोटे कार्य खुद से करने देते हैं तो बच्चे में ऑटोनॉमी आती है, एक स्वतंत्रता महसूस होती है कि हाँ मैं इन छोटे छोटे कार्यों को कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस आता है। वहीं जो पेरेंट्स बच्चों को ये कार्य नहीं करने देते, टोकते हैं बार बार, छोटे छोटे कार्य के लिए टोक देंगे, या करने ही नहीं देंगे, या डांट देंगे, है ना। मान के चलिए बच्चा खाते समय खाने से खेलने लग गया और उसको फैला दिया, पेरेंट्स होंगे, गुस्सा हो जाएंगे, उसको पीट देंगे, ये क्या कर दिया, अब अगली बार बच्चा डरेगा, रोएगा करने से। और सिर्फ वो वहीं तक सीमित नहीं होगा, ऐसे कार्य छोटे छोटे जो बच्चा खुद से भी कर सकता है ना, उसको करने में भी वो रोएगा, उसको लगेगा कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए। और एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे को अपने ऊपर डाउट होने लगता है, कभी कभी शेम फीलिंग आती है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, तो 1 से 3 साल के बच्चे में ये हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मेनली यही दो जो है डेवलपमेंटल क्राइसिस है, या तो ऑटोनॉमी आएगी बच्चे में, या फिर डाउट वाली सिचुएशन आएगी। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ठीक है, इसकी जो एज ग्रुप है वो है 3 से 6 साल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए, इसमें क्या होता है। अब जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा यहाँ पे कि भाई ऑटोनॉमी बच्चे में कब आती है, हमने देख लिया। अब जिन बच्चों में ऑटोनॉमी आ जाती है ना, ध्यान समझिएगा, जिन बच्चों में ऑटोनॉमी आ जाती है, ऐसे बच्चे इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं। पहल, आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे आसपास भी होते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हमें दूसरों की मदद करने की जरूरत पड़ती है, बट हम नहीं करते हैं। क्यों? बिकॉज हमारे अंदर वो इनिशिएटिव लेने की चीज है ही नहीं। हम झिझकते हैं, करें ना करें, लोग क्या सोचेंगे, है ना। मतलब मान लीजिए अगर सड़क पे आप चल रहे हैं और आपको दिख रहा है कि भाई बीच रोड पे पत्थर पड़ा है, कोई आगे उससे टकरा सकता है, गिर सकता है, चोट लग सकती है, तो आप में से बहुत होंगे जो उसको तुरंत अपनी गाड़ी साइड में करेंगे, या अगर चल के जा रहे हैं तो रुक के 2 मिनट उस पत्थर को उठाएंगे और साइड में रख देंगे। कुछ होंगे जो चल पड़ेंगे। बेसिकली होता क्या है कि इनिशिएटिव लेने वाली बात होती है कि इनिशिएटिव लेना आपने सीखा या नहीं। तो जो बच्चे ऑटोनॉमी वाली स्टेज में हो जाते हैं, मतलब जो ऑटोनॉमी वाली स्टेज में होते हैं, उनमें इनिशिएटिव लेने वाली चीज भी आ जाती है। छोटे छोटे कार्यों को खुद से करने की कोशिश करते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं, हर चीज के लिए वो पहल करते हैं। ठीक है, नई नई चीजें करेंगे, नई नई चीजें एक्सप्लोर करेंगे, जो पहले कभी नहीं किया वो सारी चीजें करेंगे। ऐसे में घर में बहुत सारे नुकसान भी होता है कई बार सामान का, लेकिन उससे जो पेरेंट्स इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, भाई उस बच्चे को करने देते हैं, ऐसे बच्चे में इनिशिएटिव वाली चीज आ जाती है। वहीं ऐसे बच्चे जो डाउट में होते हैं, अगर वो किसी कार्य को कर भी रहे होंगे ना, तो उनमें हल्का सा भी अगर वो कार्य ऊपर नीचे हो गया, मतलब गलत ही हो गया, तो उनमें गिल्ट फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, बाकी इनमें इनमें वो चीज नहीं आएगी, गिल्ट वाली बात, क्योंकि भाई ये तो इनिशिएटिव लेते हैं, इनको पता है अगर कोई चीज गलत हो गया तो हो गया, क्या हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें उन्होंने की हैं, गलतियां की हैं, उससे सीखे हैं। ये वाले बहुत ज्यादा गिल्ट में चले जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया मुझसे, और ऐसे में वो इनिशिएटिव ही नहीं लेते कई बार। तो ये भी होता है कि वो इनिशिएटिव भी नहीं लेते। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसको मैं मिटा देता हूं। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, और इसमें जो एज होती है ये 6 से 12 साल की होती है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इसमें क्या होता है। इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि अब बच्चे अलग अलग कार्यों में खुद को इंगेज करने की कोशिश करते हैं। बच्चा पहल करना शुरू कर लिया, अब बच्चा इंडस्ट्री स्टेज में आएगा। इसमें एक खास बात और होती है कि बच्चा स्कूल जाने लग जाता है। 6 से 12 साल का बच्चा, 6 साल के बाद तो बच्चा स्कूल जाने लगता है, बच्चे का ग्रुप बनना शुरू हो जाता है दोस्तों का, और वो ग्रुप में काम करना, ठीक है,
इसके अलावा अलग अलग तरह की चीज़ों का एक्सपेरिमेंट करना और नए नए काम करना वो शुरू कर देता है। ठीक है, तो मल्टीपल जो टास्क होते हैं ना, उसमें बच्चा खुद को इंगेज करना शुरू कर देता है। मल्टीपल टास्क में बच्चा खुद को इंगेज करना शुरू कर देता है। अलग अलग प्रकार के कार्य बच्चा करता है, और अलग अलग प्रकार के कार्य बच्चा करता है तो उसको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। ऐसे बच्चे एक्टिविटीज़ में भी बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, जो स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो गई, चाहे डांस हो गया, चाहे एक्टिंग हो गई, चाहे गाना गाना हो गया, वो स्पीच देना हो गया, इन सब चीज़ों में बच्चे बहुत पार्टिसिपेट करते हैं, जो बच्चे इंडस्ट्री वाली स्टेज में होते हैं। वहीं इंफीरियरिटी में क्या होता है कि ये बच्चे किसी भी कार्य को करने से कतराते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने का मतलब होता है कि ये अपने आप को दूसरों से कम समझते हैं कि यार वो अच्छा कर सकता है, ये मेरे बस का नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे नहीं आता, ये मैं नहीं कर सकता। मतलब इस तरह की फीलिंग इन बच्चों में होती है जो इंफीरियोरिटी में होते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या देखा कि जितने भी स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, और ये बच्चे के डेवलपमेंट को सीधे सीधे प्रभावित करते हैं। तो अभी तक तो हमने ये देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी के बाद आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, और इसमें क्या होता है, इसकी जो एज होती है पहले ध्यान से 12 से 18 साल होती है, यानी कि एडोलेसेंस वाली एज होती है। अब इससे क्वेश्चन पूछा गया, पहले कई बार पूछा गया, और पिछली बार भी इससे एक क्वेश्चन आया था केवीएस में, कि जो एडोलेसेंट होते हैं वो किस मतलब प्रॉब्लम को फेस करते हैं, किस क्राइसिस से गुजरते हैं। तो उनका जनरली जो क्राइसिस होता है वो आइडेंटिटी और रोल कंफ्यूजन का होता है। इसमें क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि बच्चों को पता होता है कि उनको आगे करियर में क्या करना है, जीवन में उनको आगे क्या करना है, वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। वो क्यों कर पाते हैं, बिकॉज वो इंडस्ट्री वाली स्टेज में मल्टीपल टास्क कर रहे होते हैं। उनको पता होता है कि वो किस काम में ज्यादा अच्छे हैं, किस काम में उनका इंटरेस्ट है, कौन सा काम वो बेहतर कर सकते हैं, वो इस बात को समझने लग जाते हैं। और ऐसे बच्चे एक आइडेंटिटी बना लेते हैं कि भाई यही मेरे लिए सबसे बेहतर है। तो ऐसे बच्चे एक आइडेंटिटी अपने लिए बना लेते हैं। वहीं जो बच्चे इंफीरियोरिटी में रहते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, वो इन सब टास्क को करने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, मतलब उनसे कतराते हैं, बचते हैं, एक शेम वाली फीलिंग उनमें होती है। तो ऐसे बच्चों में आगे चल के रोल कंफ्यूजन भी बनी रहती है। उनको ये नहीं पता होता मुझे अब लाइफ में आगे क्या करना है, बिकॉज उन्होंने इन सब चीजों को तो कभी आजमाया ही नहीं है ना। जो काम स्कूल में कराए जाते थे, जो को करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाती थी, उसमें तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया नहीं, तो उनको तो पता ही नहीं होगा मेरा इंटरेस्ट किस में है किस में नहीं है। चाहे वो गेम्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर उसमें पार्टिसिपेट करते तभी पता चलता ना कि भाई मैं इसमें अच्छा हूँ, ये या इसमें मेरा इंटरेस्ट है। वो उन्होंने किया नहीं। तो ऐसे में क्या होगा कि ये बच्चे क्योंकि इंफीरियोरिटी में थे, और आगे जाकर इनमें क्या आ जाएगा, रोल कंफ्यूजन आ जाएगा। ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि इनको लाइफ में क्या करना है, क्या इनका ऑब्जेक्टिव है, या आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, ये डिसाइड नहीं कर पाते। तो इंडस्ट्री वर्सेस रोल कंफ्यूजन, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंडस्ट्री वर्सेस आइसोलेशन, इसमें जो एज होती है वो 18 से 40 साल के बीच की एज होती है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिए। जब बच्चा ये तय कर लेता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, तो उसी में लेकर के मतलब उसी चीज को लेकर के वो आगे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने ये चीज पहले से ही तय कर ली कि मुझे लाइफ में आगे जाकर के एक अच्छा एक्टर बनना है, तो एक्टिंग के लिए एफर्ट करता है। कोई अच्छे से ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें जाके एडमिशन लेता है, सीखता है, आगे जाके फिर बहुत सारे इंटरव्यूज देता है जहाँ पे वो सिलेक्ट होता है, और मतलब अपने करियर पे ध्यान देता है। और साथ के साथ क्योंकि बच्चा फोकस्ड है, उसको पता है कि मुझे आगे जीवन में क्या करना है, करियर उसको पता है, ऐसे बच्चे अब आगे बढ़ते हैं इंटीमेसी की तरफ। इंटीमेसी का मतलब होता है कि अब ये रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, रिलेशन का मतलब ऐसे रिलेशन जो लाइफ लॉन्ग रिलेशन होंगे, दोस्त, परिवार, इन पर ध्यान देना शुरू करते हैं, फैमिली पर ध्यान देना शुरू करते हैं। फैमिली का मतलब अपने माता पिता भी है, फैमिली का मतलब अपनी मतलब शादी की मतलब शादी करते हैं, अपने बच्चों पर ध्यान देते हैं। तो ये सब चीजें बच्चा मतलब ये व्यक्ति इस स्टेज में आप शुरू कर देगा, इंटीमेसी में वो आ जाएगा। इंटीमेसी का मतलब ही ये है कि अब वो बाकी लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना शुरू करेगा। ठीक है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो परिवार, माता पिता, भाई बहन, इन सब पे ध्यान देगा। रिलेशंस जो रिलेटिव्स होते हैं उन पे ध्यान देगा। वहीं
जो व्यक्ति अभी भी रोल कंफ्यूजन है, उसको पता ही नहीं क्या करना है, तो ऐसे में ये आइसोलेशन में अपने आप चला जाएगा। आइसोलेशन में इसलिए चला जाएगा क्योंकि बाकी लोग भी उसको इतना बोलेंगे कि यार तू कुछ करता नहीं है, कुछ कर कुछ कर कुछ कर, अब वो क्या करे उसको पता ही नहीं, रोल कंफ्यूजन में रहता है। अब क्योंकि वो रोल कंफ्यूजन में है तो उसके अंदर एक ये वाली बात होती है कि यार मैंने अपने आप को, मतलब अपने जीवन में मैं कुछ कर नहीं पाया, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मतलब एक तरीके से खटास जो होती है रिश्तों में वो बनी रहती है। और ऐसे व्यक्ति धीरे धीरे फिर आइसोलेशन में आप पाएंगे कि अक्सर खुद को पाते हैं, अकेलापन, अकेला रहना पसंद करते हैं, बाकी लोगों के साथ बहुत ही चिड़चिड़ा व्यवहार होता है, ठीक से बात नहीं करते हैं, फैमिली में दोस्तों के साथ या अपनी खुद की फैमिली है, वाइफ बच्चे, उन सब के साथ इनका अच्छा रिलेशन नहीं होता और अक्सर ये आइसोलेशन में खुद को पाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन। इसकी जो एज होती है वो 40 से 65 साल के बीच होती है। अब एक तरीके से ये जो एज होती है जनरेटिविटी, मतलब अब ये उत्पादकता वाली है। अब जो लाइफ में जो ये करना चाहते थे, जो करियर में जो ये कुछ करना चाहते थे, अब क्योंकि ये काफी स्किल्ड हो चुके होते हैं अपने फील्ड में, अगर कोई एक्टर ही बनना चाहता है तो मतलब 40 साल तक तो वो एक गजब का एक्टर बन जाता है। अब वो कुछ प्रोडक्टिव चीजें करेगा, मतलब अब वो अपने फील्ड में बहुत बेहतर करने की कोशिश करेगा, बहुत ही ज्यादा जनरेटिव बनेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसमें काम करेगा, खूब पैसा कमाना हो गया या बाकी चीजें हो गई, सम्मान हो गया, ये सब पे ध्यान देता है, मतलब वो जनरेटिविटी वाली स्टेज में चला जाता है। वहीं जो आइसोलेशन है, जो कंफ्यूजन में ही था कि भाई मुझे क्या करना है, और मान के चलिए वो कंफ्यूजन में होने के बावजूद भी उसने, क्योंकि भाई जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो ना चाहते हुए अपने मन को मारते हुए कोई नौकरी कर भी लेता है, तो घुट घुट के उस नौकरी को करेगा। ठीक है यार, लग गई, कर रहे हैं, जिम्मेदारियां हैं, बच्चे पालने, कर रहा है, नौकरी करता रहता है। और ऐसे में एक तो वो आइसोलेशन में रहेगा क्योंकि बाकी लोगों के साथ इतना उसको पसंद नहीं है रिलेशन, और दूसरा वो स्टेग्नेशन में भी चला जाएगा। स्टेग्नेशन का मतलब बस ठीक है नौकरी कर रहे हैं जिंदा रहने के लिए, खाने कमाने के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक जो जनरेटिविटी होती है ना कि भाई कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, खूब पैसे कमाने हैं, सम्मान कमाना है, अच्छी गाड़ी, ये सब, वो सब चीजें उसके दिमाग से निकल जाती हैं। उसको पता है कि एक जॉब है, जॉब से बस सैलरी आ रही है, काम चल रहा है, रोटी, मतलब सुबह निकले घर से जॉब पे, काम किया, शाम को वापस घर लौट आए, खाना खाया, रोटी खाया और सो गए, मतलब ये लाइफ का उनका एक रूटीन बन जाता है। और वो कुछ अलग से करने वाली बात या कुछ अच्छा करने वाली बात, वो सब चीजें उनके दिमाग में नहीं रहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ एडिक एडिक्शन थ्योरी, जो कि है इंटीग्रिटी वर्सेस डेस्पेयर। और इसमें व्यक्ति जो 65 साल के बाद टिल डेथ, ठीक है, यहां तक इस स्टेज में रहता है। अब अगर आप देखें तो ये जो एज होती है ना 65 साल के बाद की, मतलब बुढ़ापा आ जाता है, ओल्ड एज में चले जाते हैं, और अब फिजिकली हम इतने ज्यादा मजबूत तो रहते नहीं है कि भाई नौकरी करेंगे, काम करेंगे या कुछ करेंगे, नहीं। ऐसे में क्या होता है, जनरली लोग रिटायर हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और जब आप रिटायर हो जाते हैं ना, तो आप ये पाते हैं खुद को कि यार मेरे पास तो कुछ काम ही नहीं बचा, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, खाली बैठे बैठे सोचते रहेंगे। और आप देखेंगे बुजुर्ग लोग अक्सर ऐसा करते हैं। तो जो लोग इन सब स्टेज से गुजरे हैं, मतलब ट्रस्ट या ऑटोनॉमी या इनिशिएटिव या फिर आइडेंटिटी, जैसे मैंने अभी पढ़ाया, इंटीमेसी, जनरेटिविटी, इन सब स्टेजेस से गुजरते हैं, उन्हीं लोगों में इंटीग्रिटी देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग अपनी लाइफ में किए गए कार्यों से संतुष्ट होते हैं, उनको लगता है कि यार लाइफ में मैंने कुछ अचीव किया, मैंने अपने दम पे नौकरी ली अच्छी सी, अपने लिए घर बनाया, अपने लिए गाड़ी, दोस्तों, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, खूब अच्छा उनको सेट कर दिया जीवन में, तो ऐसे लोगों में इंटीग्रिटी आती है। ठीक है, वहीं जो लोग जो कि इन सब चीजों से ग्रसित थे, आइसोलेशन, स्टेग्नेशन, या जिनको ये फीलिंग आती है कि यार जीवन में शायद मैं कुछ अच्छा कर सकता था लेकिन मैं नहीं कर पाया, उसके कई कारण जो वो सोचता है, सोचेगा दिमाग में कि यार ये चीज थी इसलिए नहीं कर पाया, वो चीज थी इसलिए नहीं कर पाया। कहने का मतलब है कि अपने जीवन से अगर वो असंतुष्ट रहता है, उसने जो कुछ भी किया अपने पास्ट की लाइफ में, अगर वो उससे असंतुष्ट रहता है, उसको ये महसूस होता है कि यार मैं कुछ बेहतर कर सकता था, तो ऐसे लोगों में डेस्पेयर होता है। डेस्पेयर मतलब एक निराशा वाली भाव होती है। जैसे अगर आपने वो फिल्म देखी हो ना, 3 इडियट, जिसमें कि एक सीन होता है जिसमें कि
आमिर खान समझाता है उसको माधवन को कि भाई जो एक्टर बनना चाहता है, मतलब सॉरी फोटोग्राफर बनना चाहता है, तो वो कहता है ना कि भाई अब्बा नहीं मानेंगे, तो समझाता है कि बेटा जा और जाके समझा, वरना किसी दिन ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में बेड पे पड़ा होगा और सोच रहा होगा कि उस वक्त मैं ये कर लेता तो अच्छा रहता, आज लाइफ कुछ और होती। तो कुछ कुछ ऐसा आप कह लीजिए कि जो लोग असंतुष्ट होते हैं वो यही सोचते हैं कि काश मैं कुछ अच्छे निर्णय लेता तो कुछ और ही होता आज जीवन में। तो ये सब कुछ एरिक एरिक्सन समझाते हैं, पूरी लाइफ स्टेज को बांटते हैं 8 में स्टेज में, और पूरी लाइफ को 8 स्टेज में बांटते हैं, और हर स्टेज में किस प्रकार के डेवलपमेंटल क्राइसिस से बच्चा गुजरता है वो बताते हैं। तो एग्जाम में जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, इस पे काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अडोलोसेंस खास स्पेशली मेंशन कर रखा है केवीएस के टॉपिक में। तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट, वो हमने कंप्लीट कर लिया, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब एक और बचता है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें कि मोरल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और उसमें कोहल वर्ग की और जीन पियाजे की 2 महत्वपूर्ण थ्योरी है जो हमें पढ़नी है, और इसी के साथ हमारा डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। बट इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए। जाने से पहले बस रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।